हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महत्वपूर्ण दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, हम लोग महत्वपूर्ण दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, आंसर के साथ देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को साथ में आंसर भी बताया जाएगा क्योंकि ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना मैं आपको दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, मतलब यहां से ही आपके दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ये क्लास 10 साइंस का हमारा महत्वपूर्ण दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न का सीरीज है और बोर्ड एग्जाम में जो 100% आएंगे। जैसा कि पहला प्रश्न देख सकते हो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए दूसरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है प्रश्न नंबर फर्स्ट कि बेकिंग पाउडर या फिर खाने का सोडा, ठीक है, बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है? इसको बनाने की विधि एवं दो भौतिक गुण तथा दो रासायनिक गुण देते हुए समीकरण दीजिए, या देते हुए आपको समीकरण के साथ समझाना है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर में सबसे पहले आप ये समझो कि मतलब बेकिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है और उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर कह सकते हो या फिर बेकिंग सोडा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? किसी को पता है? आई होप कि पता होगा क्योंकि मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया है और सेकंड चैप्टर में इन सारी चीजों को मैंने बताया है। रासायनिक नाम, देखो रासायनिक नाम जो होता है अगर सूत्र पता हो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर मैं पहले बता देता हूं। सोडियम Na यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इनका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और तथा अणुसूत्र अणुसूत्र जो होता है, देखो Na से सोडियम होता है, Na से सोडियम होता है। ठीक है, यहां Na से और बाई का H लगा देना। कार्बोनेट का सूत्र CO3 होता है। बस ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया कि हमारा बेकिंग पाउडर जो है उसका रासायनिक नाम क्या है और उसका अणुसूत्र क्या है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा। ठीक है, अब मेन आता है बनाने की विधि। बनाने की विधि कई प्रकार से है लेकिन मैं आपको सबसे इजी विधि बताऊंगा। ठीक है, देखो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। जैसे आप ले सकते हो 2NaOH यानी कि ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसमें हम मात्रा कितना मतलब अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वो मिलेगा Na2 एंड CO3 एंड प्लस H2O। लेकिन अभी हमें केवल सोडियम कार्बोनेट मिला है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमें लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस चीज की अभिक्रिया फिर से हम लोग करेंगे, इस चीज की अभिक्रिया हम लोग फिर से कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे, यानी कि Na2CO3 जो हमारा है प्लस H2O है ना हमारे साथ में जो आपको उत्पाद मिला है पूरा H2O, फिर से आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करना है। तो फिर जब आप फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करोगे तो यहाँ Na2 है यानी कि 2Na मिल जाएगा। ठीक है, Na2 देखो यहाँ Na2 है ना, तो फिर मैं यहाँ Na2 कर लिया एंड H हमारा 2 हो जाएगा, H यानी कि H हमारा 2 हो गया एंड CO3, यही हमारा रिएक्शन हो जाएगा 2NaHCO3। ठीक है, ये हमारा बनाने की विधि है। यही हमारा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये चीज सोडियम बाइकार्बोनेट लिख लेना यहाँ। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट वही तो है ना, Na से सोडियम, H से CO3 से कार्बोनेट। तो ये है बनाने की विधि। काफी आसान प्रोसेस है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। देखो 2 लाइन में समझना है, एक ही लाइन में आप समझ सकते हो लेकिन 2 लाइन में समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहां सभी आप बनाने की विधि बना सकते हो। देखो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर हमें ये मिलता है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट।
बस वो भी एक आपका आसान सा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण में मैं आपको बहुत छोटा छोटा 2-3 गुण लिया हूं। पहला, यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। इसको आप 2 भी बना सकते हो कि जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है वो एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। फिर सेकंड पॉइंट डाल देना कि जो जल में अल्प विलेय होता है, ऐसे आप लिख सकते हो। लेकिन मैंने एक में ही लिख दिया कि यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। और दूसरा है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये आपका भौतिक गुण दोनों तैयार कर लेना। बहुत आसान सा मैंने भौतिक गुण भी लिया है। अब हम लोग देखेंगे इनके रासायनिक गुण को। रासायनिक गुण काफी ज्यादा आसान सा है। पहला, इसे गर्म करने पर Na2CO3 तथा आपका CO2 में टूट जाता है। ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये हमारा रासायनिक गुण नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग रिएक्शन कैसे दोगे? देखो, रिएक्शन में कुछ नहीं है इसके, मतलब देखो इसको गर्म करना है, यानी कि आपको 2NaHCO3 2Na/CO3, ठीक है, इसको हमको गर्म करना है। ऊपर लिख दो गर्म करने पर। ठीक है, गर्म करने पर हमें क्या मिलेगा? देखो Na2CO3 एंड प्लस H2O एंड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां मिला क्या क्या? देखो यह हमारा है Na2CO3 का मतलब होता है Na से सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, CO3 से कार्बोनेट एंड वाटर यानी कि जल, और हमें मिला CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा पहला रासायनिक गुण है। ठीक है, पहला रासायनिक गुण बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा समझ लो, दोनों समझ लो साथ में ही। दूसरा, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण एंड जल तथा CO2 गैस निकालता है। मतलब जब इसका आप अम्ल से क्रिया कराओगे तो फिर आपको लवण मिलेगा, ठीक है, जल भी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारा है इसका रिएक्शन हमें किससे कराना है? जैसे हम लोग यहां कराएंगे NaHCO3, इसका हमें अम्ल से कराना है तो मैं HCl से करा देता हूं। पॉपुलर अम्ल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HCl से कराया तो फिर हमें मिलेगा लवण यानी कि NaCl, लवण मिल गया। ठीक है, जल यानी कि H2O, जल मिल गया। ठीक है, एंड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। बस यही हमारा हो गया, काफी आसान सा। देखो प्रोसेस याद है, मतलब लवण मिलेगा, जल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, बस हो गया हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से समझते हैं क्वेश्चंस को कि आप लोगों को पूरा समझ में आए, थ्योरी पता होना चाहिए। ठीक है, अगला उपयोग समझ लो। पहला उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम लोग बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं या बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा, अमाशय की अम्लीयता दूर करने में। जो हमारी अमाशय होता है, पेट होता है, उसमें जब अम्लीयता हो जाती है तो उसको दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ चर्म रोगों के निदान में, ठीक है, चर्म रोगों के निदान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा था बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, ठीक है, इसका खाने में भी प्रयोग किया जाता है, तो उसका जो है ना पूरा आंसर हो चुका है। हम लोग उसका बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक नाम, अण सूत्र एंड उपयोग सब कुछ देख लिए। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना। लिखा हुआ है धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जिन्हें हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है, उनकी परिभाषा देना है। और हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। जो हाइड्रोजन से कम मतलब अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय वाले, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में। ठीक है, सक्रियता श्रेणी के बारे में जब आप समझ जाओगे तब फिर आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मैं परिभाषा समझा देता हूं, फिर आप लोगों को श्रेणी भी समझा दूंगा। देखो धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो होता है, जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी होता है, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिन्हें हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।
जिसमें जो धातु होते हैं, धातुओं को क्रियाशीलता, जो उनकी क्रियाशीलता के अनुसार, ठीक है, क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, ठीक है, लाइक सबसे पहले जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा और जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे कम रहेगा, ठीक है। तो ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये हमारा सक्रियता श्रेणी है, ठीक है, यही है। अभी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो, सबसे ऊपर मैंने किसको रखा है? पोटेशियम को, जो कि आपका इस श्रेणी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है, पोटेशियम। फिर Na सोडियम है दूसरा, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है, ठीक है, एंड फिर हाइड्रोजन है, फिर हमारा कॉपर है, फिर मरकरी है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है। ऐसा लाइन से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये श्रेणी। अगर बोर्ड एग्जाम में सक्रियता श्रेणी आएगा या विद्युत रासायनिक श्रेणी आएगा तो इसको लिखना ही लिखना पड़ेगा, ये याद रखना स्टूडेंट, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, एक तीर बना दो, एक मतलब लाइन खींचो, जो कि मैं आप लोगों के साथ ही खींचता हूं, ठीक है। आप लोग बोर्ड एग्जाम में आएगा तो स्केल की सहायता से खींचना, ठीक है। वैसे तो हम तो स्केल की तरह ही खींचेंगे हाथ से, लेकिन आप लोग स्केल से खींचना, ठीक है, ये, और तीर ऐसा लगाना, ये, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये जितनी नीचे जाएंगी ना उतना ही उनका अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। जैसे सबसे ऊपर रहेंगी तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील रहेंगी, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है। अब हमारा नीचे आएंगी तो घटती अभिक्रियाशीलता, जितना नीचे आती जाएंगी उनकी अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी, ठीक है, घटती अभिक्रियाशीलता। अब सबसे नीचे आएंगी तो सबसे कम अभिक्रियाशीलता रहेगा, ठीक है, सबसे कम। अब जैसे देखो हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत ज्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी आपके हैं, ठीक है, जितने भी आपके ये हाइड्रोजन के नीचे, ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये खुद हाइड्रोजन से नीचे हैं, और जितना ऊपर लोग हैं ना वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि हाइड्रोजन में से ये सारे जो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे, Cu, Hg, Ag, Eu, ठीक है, और ये ऊपर वाले सब कर लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा सा इसमें और है जो हम लोग समझेंगे इनके अनुप्रयोगों को, ठीक है। इनका अनुप्रयोग आप लोग एक एक को समझ लो। पहला अनुप्रयोग है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। मतलब जो हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है, इस श्रेणी की सहायता से हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता, मतलब कितना ज्यादा अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है, ठीक है। और दूसरा है इस श्रेणी से अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब इस श्रेणी से मैंने बताया नहीं कि कौन सा अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाएगा, कौन सा नहीं, वही चीज यहां लिखा है। इस श्रेणी से अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहां से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगा और ये इतना कर लेंगे, तो वही चीज यहां मैंने लिख दिया है, ठीक है, अपनी भाषा में, कि आप लोगों को 1% भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लॉन्ग क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन ध्यान से देखो, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समजातीय श्रेणी क्या है? जो समजातीय श्रेणी होता है वो क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। आपको उदाहरण के साथ अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो समजातीय श्रेणी देखो, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो। मतलब जो हमारा कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र का मतलब अगर एल्केन है तो एल्केन ही एल्केन रहे, अगर एल्कीन है तो एल्कीन रहे, एल्काइन है तो एल्काइन रहे,
ठीक है। तो वही कहा गया है जिनका सामान्य सूत्र जो है वो, या फिर क्रियात्मक समूह, जैसे हमारा अल्कोहल समूह OH है, या COOH समूह है, या कीटोन समूह है, एक जैसा हो, उसे हम लोग समजातीय, सम मतलब समान जातीय, मतलब जाति, सामान्य जाति की हो, समान जाति, ठीक है, तो समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहते हैं, तथा उनके जितने भी सदस्य हैं उनको हम लोग समजात गण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे आप लोग समझ लो, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं ले लेता हूं मेथेनॉल। मेथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH, ठीक है। अब देखो, अब आपको अगर समजातीय श्रेणी में समझना है तो अब इसी से रिलेटेड आपको लेना है। जैसे मैंने मेथेनॉल लिया तो अब OH समूह से ही लेना है, तभी वो आपका रहेगा। अब जैसे एथेनॉल ले लो, अब एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। ऐसे आप प्रोपेनॉल ले सकते हो, ठीक है, ऐसे ही आप प्रोपेनॉल भी ले सकते हो। ये सारे एक समजाति के हैं, ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग लक्षण देखेंगे, लक्षण के द्वारा आप कैसे कर सकते हो। पहला, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि सभी सदस्यों को एक सामान्य, उनका सामान्य सूत्र समान हो, ठीक है। तो सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या फिर सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह समान हो। अगर हमारे जो सदस्य हैं उनके सामान्य सूत्र ना समान हो तो उनका क्रियात्मक समूह समान हो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो दोनों में समान होना चाहिए। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। देखो यहां आप लोग नहीं समझ पाओगे क्योंकि थोड़ा सा समझना आना पड़ेगा। देखो लाइक मैंने एल्केन समूह में एक कार्बन रखा तो CH4 हो गया, मेथेन, और फिर मैंने ले लिया एथेन, C2H6, ठीक है। अब कहो तो और ले ले, या फिर दो ही में समझा देते हैं, दो में ही समझो। यहां CH2 का अंतर क्या कह रहा है? तो ये आपके एल्केन समूह के दोनों हैं और ये हमारी समजातीय श्रेणी है, ठीक है। अब अगर दूसरे टाइप से समझो तो इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर है। यहाँ C है, यहाँ C2 है, तो C एक बचा, यहाँ H4 है, यहाँ 6 है, तो 2 H और हो गया, यानी कि CH2। तो CH2 का अंतर हो गया, तो वो भी हमारा क्या होगा? समजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चौथा, किसी एक सदस्य के गुण धर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों का हम लोग सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना सा आप लोगों को समझना है। तो ये हमारा हो गया पूरा समजातीय श्रेणी। काफी छोटा टॉपिक है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम के लिए कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये हो सकता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल इतना चीज समझ लो, फिर सूत्र समझ लो बस। देखो उच्च अणुभार, जिनका जो अणुभार है वो उच्च है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। जो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, और ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होता है, और इसी क्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। इसी क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं, रिएक्शन समझना है। साबुनीकरण कैसे होता है, साबुन कैसे बनता है, तो साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को समझना है। सूत्र तो आप लोग समझ नहीं पाओगे इतना जल्दी क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है। ये आपका 3 चरणों में रिएक्शन है। पहले CH2, ठीक है, ये हमारा है वसा या फिर ट्राइएसिट्रीन, ठीक है, CH2OCO, ठीक है, ध्यान से समझना, CH2OCO फिर C17H35, ये इसको आपको 2 बार लिखना है, लेकिन पहले एक कार्बन के नीचे एक बंद, फिर CH, फिर 2 नहीं लगाना है, OCO C17H35। यहां देखो क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहां हमारा एक बॉन्ड यहां से बन जाएगा इसके साथ और एक बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा, ठीक है, तो हो जाएंगे हमारे और जो आपके बनेंगे, ठीक है। फिर देखो, फिर एक बॉन्ड इसके साथ बन गया, तो यहां अब हमारा हो जाएगा CH2OCO C17H35।
ऊपर वाले सेम है, ये सेम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमारा यहाँ 3NaOH हो जाएगा, 3NaOH, NaOH की संख्या 3 है, ठीक है, 3NaOH हो जाएगा। अब आप लोग समझो यहां मिलेगा क्या, मिलेगा हमें ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फार्मूला बताओ, CH2, यहां से CH2 लेना है, यहां से OH लेना है, फिर सिंगल बॉन्ड CHOH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हमारा ग्लिसरॉल का फार्मूला है। और प्लस हमें मिलेगा 3C17H35, ये साबुन का फार्मूला है, ठीक है, COONA, बस यही हमारा हो जाएगा। और इसका नाम है ग्लिसरॉल। और इसका नाम है साबुन या सोडियम एसिटेट, ठीक है। अब कहोगे सर इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है ट्राइस्ट्रीन, या फिर जिसे कहा जाता है वसा। तो इसको याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा आज मैंने आपको पहले केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे वो बता दिया। एक दो अगर छूट गया होगा तो उसको भी बता दिया जाएगा बाद में। ये हमारे जो 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में बायोलॉजी और फिजिक्स का अलग अलग देखेंगे, ताकि आप लोगों का सारा चीज साथ में कंप्लीट होता रहे, ज्यादा आपको बोरियत ना महसूस हो और अच्छा लगे पढ़ने में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ये हमारा साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जितना मैंने इस वीडियो में बताया है आप लोग याद करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना। जितना मैंने इस वीडियो में बताया इस सबको याद करके बोर्ड एग्जाम में जाना, क्योंकि ये 100% चांस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो बनाते रहे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।